गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज की देशभक्ति इस वीडियो में हम माई वाईफाई स्टडी इस अवश्य सब्सक्राइब करें। इस पर सभी अच्छे उपयोगी और देशभक्त हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के अच्छे से वीडियो हैं। आज देशभक्त में मोहम्मद अली जौहर, सैफुद्दीन किचलू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, हकीम अजमल खान और मातंगिनी हाजरा के बारे में पढ़ते हैं और अच्छे से देखें इनके वीर चरित्र के बारे में भी। किस तरह से सबसे पहले मोहम्मद अली जौहर, हमें इनके जैसे बनना है। इनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम एक छोटे से इनके चरित्र को पढ़ते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो विदेशों में पढ़ा लिखा और उसने उच्च शिक्षा की, बहुत सी डिग्रियां हासिल की। अगर वह व्यक्ति चाहता तो विदेशों में रहकर ही सुख, चैन और आराम की ज़िंदगी जी सकता था, परंतु देशभक्ति का जुनून ऐसा था कि उसने सब कुछ छोड़ भारत वापस आने का फैसला किया और अपनी प्रभावशाली लेखनी के माध्यम से लाखों भारतीय लोगों को देश की आज़ादी के लिए प्रेरित किया। उसने न केवल भारतीय समाचार पत्रों बल्कि विदेशों में छपने वाले अहम समाचार पत्रों में भी प्रभावशाली लेख लिखे और अपने विचारों को मजबूती से लोगों के सामने रखा। वह कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अली जौहर थे। वे एक भारतीय नेता, कार्यकर्ता, विद्वान, पत्रकार और कवि थे। मोहम्मद अली का जन्म ब्रिटिश भारत में रामपुर रियासत वर्तमान उत्तर प्रदेश में हुआ था। जब वे 5 वर्ष के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद आई कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड भी गए। भारत लौटने पर उन्होंने रामपुर राज्य के शिक्षा निर्देशक के रूप में कार्य किया और बाद में बड़ौदा नागरिक सेवा में शामिल हो गए। उच्च पदों पर आसीन रहते हुए जिंदगी आराम से चल रही थी, परंतु गुलाम भारत में रहते हुए उनको अपने अंदर कुछ अधूरापन और संतुष्टि महसूस होती थी। उन्हें यह लगता था कि उनका जीवन तभी सफल हो सकता है जब वे देश के स्वाधीनता संग्राम में अपना योगदान देंगे। मोहम्मद अली जौहर ने फैसला किया कि वे आज़ादी के लिए कलम को अपना हथियार बनाएंगे। मोहम्मद अली जौहर वे यह सब भली भांति समझते थे कि भारत में अंग्रेज़ों के अत्याचार और राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी देश विदेश में लोगों तक पहुंचाने का प्रभावशाली माध्यम अखबार है। इसलिए वे टाइम्स, लंदन, द मैनचेस्टर, गार्डियंस और द ऑब्जर्वर जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में लेख लिखते रहे। उन्होंने देश विदेश में दूर दूर तक लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कलकत्ता में द कामरेड नाम से एक अंग्रेजी साप्ताहिक का शुभारंभ किया। कुछ समय बाद ही दिल्ली जाकर उन्होंने उर्दू भाषा के एक दैनिक समाचार पत्र हमदर्द का प्रकाशन शुरू किया। इस कारण अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर 4 वर्ष के लिए जेल भेज दिया। उन्होंने हिंदुस्तान के दिग्गज नेताओं की भी अपने कलम से खूब पोल खोली। क्रांति भरे अपने अल्फाज और जज्बात को कभी खामोश होने नहीं दिया। उन्होंने भारत के बारे में कहा कि जहाँ तक भारत का सवाल है, मैं दूसरे, तीसरे और अंतिम हर पायदान पर भारतीय हूँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे वीर देशभक्तों के बारे में हमें और भी प्रेरणाएं मिलें और भी हम इनसे सीखें। अग्रिम देशभक्त क्रांतिकारियों में हमारे अग्रिम वीर हैं क्रांतिकारी सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू के बारे में पढ़ते हैं। जब भी जलियांवाला बाग, नरसंहार और स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर भारत और ख़ास तौर पर पंजाब के योगदान की बात की जाती है तो एक नाम मन में जरूर आता है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। एक स्वतंत्रता सेनानी, पेशे से वकील और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर डॉक्टर किचलू ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पुरजोर आवाज़ उठाई थी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वे हिंदुस्तान लौट कर आए तो उन्होंने पंजाब में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। कुछ समय बाद जब वे गांधी जी के संपर्क में आए तो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने वकालत छोड़ दी और अपना जीवन भारत को स्वतंत्र कराने में झोंक दिया। उन्हें अपने जीवन काल में 14 साल जेल में बिताने पड़े। 100 साल पहले ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट जैसा तानाशाही कानून पास किया जिसे काला कानून नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा कानून था जिसमें ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। उसका विरोध सबसे पहले डॉक्टर किचलू ने किया था। वे दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से एक थे। भगत सिंह द्वारा स्थापित नौजवान भारत सभा के पीछे भी उन्होंने मार्गदर्शक भूमिका निभाई थी। हजारों की संख्या में भारत के विद्यार्थियों और नौजवानों को राष्ट्रीय एकता के लिए प्रेरित किया था। अग्रिम देशभक्त क्रांतिकारियों में वीरांगना कमला देवी चट्टोपाध्याय का नाम अग्रणीय रहता है। इनके जीवन के बारे में हम संक्षिप्त में पढ़ते हैं। वह साल 1930 था। उस समय कमला देवी चट्टोपाध्याय 27 साल की थी। कमला देवी को खबर मिली कि महात्मा गांधी दांडी यात्रा के जरिए नमक सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद देश भर में समुद्र किनारे नमक बनाया जाएगा। ऐसी चर्चा थी कि इस आंदोलन में महिलाएं दूर रहेंगी। महात्मा गांधी ने आंदोलन में महिलाओं की भूमिका चरखा चलाने और शराब की दुकानों की घेराबंदी करने के लिए तय की थी, लेकिन कमला देवी को यह बात खटक रही थी। महात्मा गांधी उस वक्त सफ़र कर रहे थे, लिहाजा कमला देवी उसी ट्रेन में पहुंच
गई जिसमें गांधी जी थे और उनसे मिली। ट्रेन में महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात छोटी जरूर थी, लेकिन इतिहास बनाने के लिए काफ़ी थी। पहले तो महात्मा गांधी ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन कमला देवी के तर्क सुनने के बाद महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह में महिलाओं और पुरुषों के बराबर की भागीदारी पर हामी भर दी। महात्मा गांधी का यह फैसला ऐतिहासिक था, और उससे भी ज़्यादा ऐतिहासिक था कि कैसे एक जुझारू महिला ने अपने तर्क संगत विचार रखकर महिलाओं को आंदोलन में सक्रिय स्थान दिलवाया। इस फैसले के बाद महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च किया और मुंबई में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए 7 सदस्यों वाली टीम बनाई। इस टीम में कमला देवी और अवंतिका बाई गोखले शामिल थी। पुलिस से संघर्ष कर कमला देवी और उनके साथियों ने नमक बनाया और पैकेट बनाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन वे बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल हुई और वहां भी नमक के पैकेट नीलाम किए। स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद लोग जोश में आकर महात्मा गांधी की जय के नारे लगाने लगे। कमला देवी को स्टॉक एक्सचेंज में नमक नीलामी के बाद एक और विचार आया और वे हाई कोर्ट पहुंच गई। हाई कोर्ट में मौजूद मैजिस्ट्रेट से कमला देवी ने पूछा कि क्या वे फ्रीडम सॉल्ट यानी आज़ादी का नमक खरीदना चाहेंगे। इस घटना से कमला देवी की निडरता की कहानी दूर दूर तक फैल गई। अग्रिम पंक्ति में हम देखते हैं हमारे देशभक्त क्रांतिकारियों में आगे हैं हकीम अजमल खान जी के बारे में पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के एक वक्ता का एक किस्सा हकीम अजमल खां के बारे में सुनाया जाता है कि एक बार एक राजा ने अपने महल में अपनी बीमार रानी को दिखाने के लिए हकीम साहब को बुलाया। हकीम अजमल खान जब रानी के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रानी विदेशी कपड़े पहने हुए थी। पूरा कमरा विदेशी सामान से भरा हुआ था। हकीम साहब ने रानी की नब्ज को देखते हुए कहा, वक्त बदल रहा है, अब तो आप लोगों को विदेशी कपड़े नहीं पहनने चाहिए, सिर्फ खादी का ही इस्तेमाल करो। रानी ने कहा, हकीम साहब, खादी पहनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वह इतनी मोटी और खुरदरी होती है कि जिस्म में गड़ती है। यह सुनते ही हकीम साहब ने रानी की नब्ज को छोड़ दिया और खड़े होकर कहने लगे, फिर तो मैं आपकी नब्ज नहीं देख पाऊंगा। जब खादी आपके जिस्म में गड़ती है तो मेरी उंगली भी आपके हाथ में चुभती होगी, क्योंकि मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। हकीम साहब की बात सुनकर महाराज बड़े शर्मिंदा हुए और उन्होंने हकीम साहब से माफ़ी मांगते हुए कहा कि अब वे अपने घर में एक भी विदेशी चीज़ नहीं रखेंगे। अजमल खां के परिवार के द्वारा शुरू किए गए उर्दू साप्ताहिक अकमल उल अखबार के लिए लेखन कार्य आरंभ करने के पश्चात उनके जीवन में चिकित्सा के क्षेत्र से राजनीति के क्षेत्र की ओर रुख कर लिया। हकीम अजमल खान ने संवाद के माध्यम से देश के लोगों को जागरूक करने के लिए भी एक बहुत अच्छी मिसाल दी थी। तो ऐसे हमारे चिकित्सक, ऐसे हमारे वक्ता, ऐसे हमारे दूरदृष्टा जो नेता थे, वो इस तरह से अपने कार्यों के द्वारा देशभक्ति की भावना और सबके मनों में ओतप्रोत रूप से भरते थे। अग्रिम देशभक्तों में हमारे क्रांतिकारियों में वीरांगना मातंगनी हाजरा का नाम आता है। मातंगनी हाजरा वे भारतीय महिला थी जिन्हें आज़ादी के 62 साल तक तो वे ये भी नहीं पता था कि स्वतंत्रता आंदोलन है क्या। वे बंगाल के गरीब किसान की बेटी थी, लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करती और उसी से अपना घर चलाती। वे अकेली थी और उनकी अपने गांव और घर से बाहर की ज़िंदगी बड़ी सीमित थी। धीरे धीरे लोगों से अपने देश की हालत और गुलामी के बारे में जानने लगी। घर से बाहर निकली तो अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार दिखा। धीरे धीरे वे लोगों से गांधी जी के बारे में भी जानने लगी। एक दिन 1932 में उनकी झोंपड़ी के बाहर से सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत एक विदेशी विरोध यात्रा निकल रही थी। 62 साल की हाजरा को जाने क्या सूझा, वे भी उस यात्रा में शामिल हो गई। उन्होंने नमक विरोधी कानून में नमक बनाकर कानून तोड़ा तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जेल से बाहर आकर उन्होंने एक चरखा ले लिया और खादी पहनने लगी। लोग उन्हें बूढ़ी गांधी के नाम से पुकारने लगे। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर दिया और नारा दिया, करो या मरो। मातंगनी हाजरा ने मान लिया था कि अब आज़ादी का वक्त करीब आ गया है। वे 72 साल की उम्र में इसमें शामिल हो गई। आंदोलन में लोगों ने जुलूस निकालना शुरू कर दिया। इसमें ज़्यादातर महिलाएं थीं। बूढ़ी गांधी हाजरा भी इसमें शामिल हो गई। जुलूस आगे बढ़ने लगा। पुलिस ने चेतावनी दी तो लोग पीछे हटने लगे। इसी समय मातंगनी बीच से निकलकर जुलूस के आगे आ खड़ी हुई। उनके दाएं हाथ में तिरंगा था। तिरंगा लहराते हुए वह वंदे मातरम के उद्घोष के साथ आगे बढ़ी तो पुलिस वाले ने उनके हाथ पर गोली मार दी।
वे घायल हो गई, लेकिन तिरंगे को नहीं गिरने दिया। घायल कराहती मातंगनी ने तिरंगा दूसरे हाथ में ले लिया और फिर आगे बढ़ने लगी। पुलिस ने फिर दूसरे हाथ पर भी गोली मारी। उन्होंने फिर वंदे मातरम का नारा लगाया और तिरंगा नहीं गिरने दिया। वे थाने की तरफ बढ़ती रही। तब तक एक पुलिस अधिकारी ने तीसरी गोली चलाई। गोली बूढ़ी गांधी के सिर में आकर लगी। वे गिर गई, लेकिन तिरंगे को ज़मीन पर नहीं गिरने दिया। उनकी मौत के बाद लोग काफ़ी आक्रोशित हो गए। सब ने सोचा, जब एक बूढ़ी महिला इतनी हिम्मत देश के लिए दिखा सकती है तो हम क्यों नहीं। फिर क्या था, लोगों ने सभी सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया और वहां अपनी खुद की सरकार घोषित कर दी। ऐसी वीरांगना मातंगनी हाजरा के बारे में जानकर और सुनकर आंखों में आंसू वास्तव में आ जाते हैं। जब ऐसी वीरांगनाओं के बारे में हम कहानियाँ किस्सों में उनके जीवन की असल घटनाओं से दूर किंचित किस्सों को ही जान पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप सब माई वाइफ है स्टडी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और भी